सभी को नमस्कार। आज हम अध्याय 4th कक्षा 12 का इतिहास का जो हमने स्टार्ट कर रखा था, मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव, उसमें हमने पूर्व में 2 क्लासेस कर ली है पृथ्वीराज चौहान की, और उसके बाद एक क्लास हो गई है महाराणा कुंभा की। अब हम पढ़ते हैं, वो तो था तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण कट हो गए हैं, वो तुर्क आक्रमण था। अब आज हम पढ़ते हैं मुगल आक्रमण। मुगलों का मतलब हम बाबर के संदर्भ में देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है महाराणा सांगा। 1509, 9×3 = 27 होते हैं, बस 1/28, तो 1509 से 28 तक इसका कार्यकाल है। इस संदर्भ में हमें क्या देखना है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, पहले तो हमने ये देखना है कि सांगा। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है इसी कड़ी में, चंद्रसेन पर किसी भी तरह का कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं बनता। एक शॉर्ट 2 आंसर का, अपने 2 नंबर वाला कोई बन सकता है, जैसे चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहते हैं, 1-2 कोई और बातें हैं उसके संदर्भ में, ज्यादा नहीं है। सांगा और कुंभा पर ज्यादा बात बनती है। एक जो कंफ्यूज करती है वो बात पहले ही बता देता हूं कि महाराणा सांगा को कहते हैं हिंदू पथ, हिंदुओं का बादशाह, और कुंभा जो हमने पूर्व में पढ़ा था उसको मुसलमानों पर विजय हासिल करने के कारण उसको कहा जाता है हिंदू सूरत्राण। एक तो है हिंदू सूरत्राण और एक है हिंदू पत। तो हिंदू पत तो है सांगा और हिंदू सूरत्राण है कुंभा। ये बात आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहां से आने की पूरी संभावना है इन 2 बातों से। अब हम बात करते हैं कि सांगा के संदर्भ में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे ये हैं ही, और इनको मिलाकर बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि महाराणा सांगा का दिल्ली सल्तनत से संघर्ष है, उसका वर्णन करना है। सांगा का गुजरात से संघर्ष, उसका वर्णन करना है। या हम कह दें कि सांगा की विजयों का वर्णन करो, तो विजयों में गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत तीनों ही बात आ जाती है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात जो बनती है वो बनती है सांगा वर्सेस जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल वंश का जो संस्थापक था वो। तो उसके साथ क्या इनकी कैसे रिलेशनशिप थी, कैसी घटनाएं घटित होती है, किस तरह से बाबर से 2 युद्ध होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। उन 2 युद्धों में से एक युद्ध पर टिप्पणी भी आ सकती है, खानवा युद्ध पर। तो अब हमने क्रमानुसार इसको देखना है। देखिए, पहला प्रश्न तो यही हो गया कि सांगा की जो विजय हैं वो कैसी हैं। इससे पूर्व हम जब शुरुआत करते हैं तो मुगल आक्रमण, तो मुगल थे कौन। देखिए, 1526 में मुगल वंश की नींव भारत में रखता है बाबर। बाबर रखता है, तो मुगलों से पहले भारत में कौन सा शासन चल रहा था, वो चल रहा था जिसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए हैं। तो 5वां राजवंश जो था वो था लोधी वंश, और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को 1526 में, यहां हम जिक्र कर देते हैं, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर इब्राहिम लोधी को परास्त कर देता है और पानीपत में जीतकर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। बाबर था कहां का, बाबर की जो मूल जागीर थी वो थी फरगना, पैतृक जागीर, फरगना का राजा था। और 11 वर्ष की आयु में ये वहां राजा बनता है और फिर जीतता हुआ भारत की तरफ आता है, और 1526 में ये मुगल वंश की स्थापना कर देता है भारत में। अब बाबर जब भारत में आया, उस समय भारत में एक शक्तिशाली राजा था जिसका जिक्र बाबर खुद करता है अपनी तुर्की भाषा में लिखी पुस्तक तुजु के बाबरी में। वो कौन था, वो था सांगा। तो अभी हम सांगा को देखते हैं कि सांगा कौन था। महाराणा सांगा कहां का राजा था, मेवाड़ का। देखिए, मेवाड़ के जितने भी राजा हैं उनकी उपाधि होती है राणा, और मारवाड़ के जितने भी राजा उनकी उपाधि है राव। तो महाराणा सांगा मेवाड़ का राजा, रायमल का पुत्र। अब हम सांगा का फीडबैक देखते हैं। रायमल जो था उसके 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह और सांगा। ये 3 पुत्र थे। कहते हैं कि ज्योतिष जो था वो भविष्यवाणी करता है। जब इनके दरबार में आता है रायमल के, वो कहता है कि
जो राजयोग है वो तो है सांगा के लकीर में, उसके किस्मत में लिखा है, यानी कि सीधी सी बात कि बड़ा होकर राजा कौन बनेगा, सांगा। ये बात जयमल और उसके भाई पृथ्वीराज को अच्छी नहीं लगती। तो क्या होता है, पृथ्वीराज जो है वो अपने भाई सांगा पर आक्रमण कर देता है, जिससे सांगा की आंख फूट जाती है। सांगा देखो, आपकी 12वीं क्लास की बुक में दी हुई है फोटो, उसकी एक आंख से काना है। तो एक आंख गंवा दी कब, जब उसके भाई पृथ्वीराज ने ज्योतिषी वाली बात सुनी, इस पर आक्रमण कर दिया। तो सांगा जो है यहां से भागकर कहां चला जाता है, करमचंद पंवार। करमचंद पंवार कहां का राजा था, श्रीनगर। अब ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर उधर वाला नहीं है, ये अजमेर में था। तो अजमेर का राजा कौन था, करमचंद पंवार। उसके दरबार में चला जाता है सांगा। बाद में क्या होता है कि रायमल जो है अभी जीवित ही था, तो रायमल सांगा को वापस बुलाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब जी सांगा गद्दी पर बैठ गया 1509 में, 9 27 28 तक रहता है ये। अब हम इसकी विजयों को देखते हैं। तो पहली बात आती है सांगा का गुजरात के सुल्तान से संघर्ष, सांगा का दिल्ली सल्तनत से संघर्ष, फिर सांगा का मालवा से संघर्ष। बाद में मैप में सारी बात ये मैं लिख दूंगा वैसे। अब इसको देखना है हमें। गुज का कौन था, मुज। गुज का मुज याद कैसे रखना है, गुज का शासक, गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप इनका जिक्र करोगे तो गुजरात के राजा का, मालवा के राजा का, दिल्ली सल्तनत के राजा का, किससे इसका युद्ध होता है वो याद रहना चाहिए। गुजरात का शासक था मुजफ्फर। अब गुजरात के सुल्तान से संघर्ष की पहली बात तो हम यहां लिखेंगे कि गुजरात के सुल्तान से संघर्ष का जो शुरुआत होती है, उसका तत्कालीन कारण जो था वो था ईडर का प्रश्न। अब ये राजस्थान और गुजरात के मध्य सीमा पर एक जगह पड़ती है ईडर। ईडर की क्या समस्या थी, जिससे कि गुजरात और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच टकराव होता है। देखिए ईडर का राजा था राव भाण। राव भाण के 2 पुत्र थे, सूर्यमल और भीम। मैंने देखो इसकी हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ बना दी है, जिसको भी नहीं मिली वो मेरे को क्या है कि मैसेज कर दे मेरे नंबर पर, और मैं आपको क्या है कि ये जो आज वाला मैटर है ये आपको साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना। और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि अपने जो साथी हैं उनको शेयर किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आप चैनल पर जाओ, अपने आप आपके पास वीडियो आ जाएगी जब सब्सक्राइब किया होगा। और वैसे भी चैनल खोल के प्ले लिस्ट में जाकर 12th क्लास लिखा हुआ है, वहां सारी वीडियो 12th क्लास की पड़ी है, जो सिलेबस कट होने के बाद लागू हुई है। तो जल्द ही अपने पहले अध्याय का टेस्ट प्रारंभ करेंगे। मैं मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें सूचना डाल दूंगा, तो जिसको जुड़ना हो वो मेरे को मैसेज कर दे। तो जैसे ही टेस्ट की कोई सूचना होगी जल्दी 2-3 दिन में मैं डाल दूंगा। दूसरी बात, हम 10th क्लास की एक बढ़िया बात यह है कि 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड की मैथ और इंग्लिश की क्लासेज जो है 5-7 दिन में जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं इसी चैनल पर। तो ईडर का जो राजा था वो था राव भाण। राव भाण के 2 पुत्र हैं, सूर्यमल और भीम। राव भाण क्या करता है, सूर्यमल को राजा बना देता है। सूर्यमल की क्या है, जल्दी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजा बनता है सूर्यमल का छोटी ही आयु का पुत्र था रायमल। रायमल जैसे ही राजा बनता है तो सूर्यमल का जो भाई था भीम, यानी कि रायमल का चाचा, तो रायमल का चाचा भीम क्या करता है, रायमल को गद्दी से हटाकर भगा देता है और खुद बैठ जाता है। बाद में भीम का बेटा भारमल यहां बैठेगा। तो राव भाण के 2 पुत्र हैं, सूर्यमल और भीम। शासक कौन बनता है, सूर्यमल। सूर्यमल की जल्दी मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र बनेगा रायमल। ये बात रायमल के चाचा को अच्छी नहीं लगती, वो इसको भगा देगा और सत्ता पर खुद अपना शासन स्थापित करता है। रायमल क्या करता है, यहां से भागकर किसकी शरण में आता है, सांगा की शरण में आता है। सांगा क्या करता है, ये तीर मैंने इधर लगा रखी, सांगा सगाई कर देता है किसकी, सांगा की पुत्री की सगाई हो जाती है रायमल से। अब सांगा का दामाद है रायमल, तो सांगा जो है रायमल से राय लेता है कि क्यों आपको वो वापिस चाहिए इडर, तो रायमल कहता है बिल्कुल। तो
सांगा क्या करता है, रायमल की सहायता करता है 1515 में, और 1515 में रायमल क्या करता है, ईडर पर अधिकार कर लेता है। अब देखो, ये बात गुजरात के मुजफ्फर को अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मुजफ्फर ने ही भीम के पुत्र भारमल को वहां गद्दी पर बिठाया था। अब मुजफ्फर क्या करता है, मुजफ्फर भेजता है ईडर में रायमल को गद्दी से हटाने के लिए निजामुल मुल्क को। निजामुल मुल्क परास्त हो जाता है। फिर वो भेजेगा मुवारिजु मुल्क को, तो मुवारिजुल मुल्क वो भी परास्त हो जाता है। अब मुजफ्फर देखता है कि कुछ नया किया जाए, तो मुजफ्फर जो है 1520 में मलिक अयाज को भेजता है। तो मलिक अयाज क्या करता है, वो अपने स्तर पर ही वहां संधि कर लेता है और पैसे लेकर वापस आ जाता है। तो ये था गुजरात के सुल्तान के साथ संघर्ष। ये आपने ईडर, राभान ये माइंड में फिक्स कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप अभी ले लो। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष की। एक पॉइंट हमने पढ़ लिया, दूसरा दिल्ली सल्तनत से संघर्ष। अब दिल्ली सल्तनत से जो संघर्ष हमने पढ़ना है, वहां दो युद्ध पढ़ने हैं, खातौली 1517, बाड़ी 1518। खातौली, बूंदी, कोटा, अपनी बुक में कोटा दिया है तो कोटा मान लो, खातौली कोटा में पड़ता है। बाड़ी जो है वो धौलपुर में पड़ता है। माइंड में देखो, गुजरात में तो कोई सन याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष में हमें दो सन याद रखने हैं, 1517 और 1518। फिर हम जब बाबर से पढ़ेंगे सांगा का, उसमें 1527, एक ही सन याद रखना है, महीने दो याद रखने हैं, फरवरी और मार्च। यहां 1517 और 18 दिल्ली से दो मुकाबले हैं। 1517 में खा तोली, खा बूंदी, तो बूंदी कोटा के आसपास का इलाका। तो खातौली 1517 में युद्ध होता है और बाड़ी का युद्ध होता है 1518 में। अब कौन जीतता है हमें देखना है। दोनों ही युद्ध में दिल्ली सल्तनत का, खातौली और बाड़ी का जो युद्ध था, तो दिल्ली सल्तनत का राजा कौन है? दिल्ली सल्तनत का जो राजा है, मैं ऊपर से मिटा देता हूं इस चीज को। दिल्ली का जो राजा है, दिल्ली में सिकंदर लोदी के बाद राजा बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है, सीमा लगती है अपने राजस्थान से, ऊपरी इलाके जो इसके आसपास आते थे, भरतपुर, अलवर, और यहां तक कि इब्राहिम लोदी की सीमा थी, यही मेवाड़ की सीमा थी। तो पहले युद्ध होता है खातौली का 1517 में। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी, दोनों ही युद्धों में इब्राहिम लोदी परास्त होगा, ये बात ध्यान रखनी है। सांगा जीतेगा। सांगा का बायां हाथ कट जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सांगा का देखो आंख पहले ही फूट चुकी थी, अब उसका हाथ भी गया, फिर सिर भी, सिर में भी लगेगा, पैर पर भी, तो उसके सिर पर, उसके अपने शरीर पर कुल 80 घाव थे। इसीलिए सांगा को कहा जाता है सैनिकों का भग्नावेश। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शासक को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है? महाराणा सांगा को। उसके शरीर पर जो चोटों के 80 निशान थे। खातौली में सांगा जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया, और इसका इब्राहिम लोदी का एक शहजादा इनके कब्जे में रह जाता है। फिर एक साल बाद बाड़ी का युद्ध होता है धौलपुर में, और इब्राहिम लोदी भेजेगा मियां माखन को। मियां माखन को भी माखन नहीं मिला और मियां माखन भी इसमें परास्त हो जाता है। तो दिल्ली वर्सेज सांगा, यानी कि लोदी वर्सेज सांगा, इसमें दो युद्ध कौन कौन से? खातौली और बाड़ी। खातौली है 1517 और बाड़ी है 1518। दोनों में कौन जीतेगा? महाराणा सांगा। अब हम बात करते हैं मालवा के समय। मालवा का राजा है महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। और महमूद खिलजी क्या करता है? अपना प्रधानमंत्री बनाता है मेदिनी राय को। देखिए मालवा में क्यों टकराव होता है। मालवा का राजा महमूद खिलजी द्वितीय मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री बनाता है, जिससे क्या है कि दरबार के कुछ मुस्लिम जो राजा अपने राज दरबारी थे, अमीर लोग थे, वो मेदिनी राय से घृणा करने लगते हैं।
तो ये क्या है, मेदिनी राय को यहां से भगा दिया जाता है और मेदिनी राय यहां से भागकर कहां आ जाता है, सांगा की शरण में। सांगा मेदिनी राय को कुछ जागीरें दे देता है अपनी, लेकिन महमूद खिलजी इस पर आक्रमण करने जाता है। तो मालवा के महमूद खिलजी और सांगा की सेनाओं के मध्य युद्ध होता है, कौन सा, गागरोन का। तो गागरोन का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ, 1519 में मालवा के महमूद खिलजी और मेवाड़ के सांगा की सेनाओं के मध्य। ये ध्यान रखना है। 1517 में खातौली, 1518 में बाड़ी और 1519 में ये युद्ध हो गया कौन सा, अपने गागरोन का। गागरोन कहां पड़ता है, राजस्थान के झालावाड़ में, जहां पर एकमात्र जल दुर्ग है, और गागरोन दुर्ग में ही संत मीठे शाह की दरगाह पड़ती है। अब हम बात करते हैं, मालवा के साथ संघर्ष भी हो गया, तो तीनों हमने पढ़ लिए, गुजरात, दिल्ली सल्तनत और मालवा। अब हमने देखना है राणा सांगा वर्सेस बाबर। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो, बाबर, और पहली बात आएगी कि बाबर और सांगा के मध्य संघर्ष के क्या कारण रहते हैं। पहला कारण, वचन भंग का आरोप। मूल पॉइंट कि सांगा पर वचन भंग का आरोप क्या होता है। बाबर की पुस्तक का क्या नाम है, तुजुक ए बाबरी। आपने ध्यान रखना है, तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, बाबर की। और यह भी ध्यान रखना है, तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। मुगलों का लगभग इतिहास हमें फारसी में मिलता है, लेकिन ये अपवाद है, ये तुर्की में लिखी है बाबर ने। बाबर तुजुक ए बाबरी में लिखता है कि राणा सांगा ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप आओ और दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो और मैं आपकी सहायता करूंगा। और जब मैंने आक्रमण किया तो सांगा ने मेरी हेल्प नहीं की। लेकिन ये बात गलत सिद्ध होती है, क्योंकि सांगा को दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की सहायता की क्यों जरूरत पड़ेगी। हमने पूर्व में पढ़ लिया, सांगा तो खुद उसको 2 बार हरा चुका है इब्राहिम लोदी को। तो ये जो बात है वचन भंग वाली, ये गलत होती है। तो हमने लेकिन पॉइंट लिखना है इसका। दूसरी बात, दूसरा, दोनों की महत्वाकांक्षा। तो सांगा भी ये चाहता था कि उसका राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो, और बाबर को भी पता था कि महाराणा सांगा के होते मैं पूरे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसके माइंड में ये बात फिक्स होगी कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती। तो दोनों ने अपने साम्राज्य विस्तार के कारण दोनों में टकराव होना संभव था। दूसरा है राजपूत अफगान मैत्री। तीसरा कारण, पहला कारण है वचन भंग का आरोप, फिर दोनों की महत्वाकांक्षाएं, तीसरा है राजपूत अफगान मैत्री। देखिए, अब बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हरा चुका है। इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, देखो ये महमूद लोदी है और मालवा का शासक है महमूद खिलजी द्वितीय। कंफ्यूज नहीं होना, मालवा का महमूद खिलजी है और ये है महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई। अफगान थे ये। तो ये क्या करते हैं, मेवाड़ के शासक सांगा से संधि करते हैं कि अब हम अपने बाबर को परास्त करेंगे। तो ये भी युद्ध का एक कारण रहता है। फिर है सांगा का सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। तो सांगा क्या करता है, रणथंभौर के आसपास के कुल 200 गांवों पर अधिकार कर लेता है जब दिल्ली सल्तनत का राजा पानीपत के युद्ध में परास्त होता है। तो बाबर को इससे गुस्सा कैसे आता है, दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आने वाले उन गांवों पर जब सांगा अपना अधिकार करता है तो वहां पर रहने वाले मुस्लिम लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये भी मुस्लिम धर्म से मानने वाला था बाबर। तो बाबर को इससे गुस्सा आता है, जो कि युद्ध का एक कारण रहता है। फिर युद्ध की घटनाएं में हमने फरवरी 1527 और 16 मार्च 1527 ये याद रखना है। फरवरी 1527, मार्च 1527। मार्च 1527 बहुत इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध। देखो, जिस तरह दिल्ली के इब्राहिम लोदी से सांगा के 2 युद्ध होते हैं, खातौली और बाड़ी। मालवा से एक युद्ध होता है, गागरोन का युद्ध। फिर हम बाबर के साथ भी सांगा के 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन से,
एक तो हो गया पहला बयाना का युद्ध और दूसरा हो गया खानवा का युद्ध। बयाना के युद्ध में 1527 में क्या होता है, सांगा की सेना बाबर की सेना को परास्त कर देगी। बाबर हार गया, सांगा जीत गया। तो उस समय काबुल से आया हुआ एक ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ, बड़ा ही शरीफ था। उसने भविष्यवाणी कर दी कि पूर्व का सितारा डूबेगा, अर्थात पूर्व की ओर से जो भी लड़ेगा वो क्या है, हारेगा। राजयोग पश्चिम की तरफ है और बाबर की सेना की स्थिति पूर्व से थी। तो बाबर को भी ये लगता है, सेना में भी उथल पुथल मच जाती है और पहले वो देख ही चुके थे, बयाना में हार गए थे, तो उनको लगता था कि जीतेगा तो सांगा। फिर बाबर एक योजना बनाता है। बाबर अपने सभी सैनिकों को एकत्रित करता है और कहता है, अब और शराब के और सारे जो जिसमें ये अपने शराब वगैरह पीते थे, सब पात्र जो है, मिट्टी के बर्तन जो भी, वो सब ये तुड़वा देता है और शपथ लेता है कि सभी सैनिकों को कहता है, अब कुरान पर हाथ रख के शपथ लो कि जब तक शरीर में प्राण है हम युद्ध क्षेत्र से भागेंगे नहीं। और दूसरी बात कि एक दिन मरना तो सबको है, तो अगर हम युद्ध में लड़ते हुए मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे और अल्लाह की दरगाह में हमें जगह मिलेगी, ऐसा वैसा जो धर्म के नाम पर वो काफी कुछ कहता है। और ये बात क्या है, सैनिकों में उनमें जोश भर देती है। फिर एक मंथ बाद उनका मुकाबला होता है खानवा भरतपुर के मैदान में, और खानवा के युद्ध में दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है। इस युद्ध में क्या होता है, सांगा जो है खुद हाथी पर सवार होकर बीच में चल रहा होता है। सांगा के तीर लगता है, सांगा घायल हो जाता है और सांगा युद्ध क्षेत्र से निकल जाता है। तो एक व्यक्ति था झाला अज्जा। झाला अज्जा को जो सैनिक होते हैं सांगा के, वो उसको राज चिन्ह पहनाते हैं ताकि मुगल सेना को ये लगे कि सांगा लड़ रहा है और सैनिकों में भी उथल पुथल ना मचे। तो क्या होता है कि ये झाला अज्जा थोड़ी टाइम लड़ता है और बाद में ये भी शहीद हो जाता है। सांगा वहां से निकल जाता है। सांगा कहाँ जाएगा, सांगा मध्य प्रदेश और मेवाड़ की सीमा के आसपास के इलाकों में चला जाता है। फिर 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर सांगा की मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसका अंतिम संस्कार होता है। मांडलगढ़ में ही इसकी सांगा की छतरी बनी हुई है। अब देखो, बयाना में तो सांगा जीता और खानवा में बाबर जीता। बाबर युद्ध को जीतने के बाद अंतिम रूप से मुगल सत्ता की स्थापना कर देता है और क्या होता है, बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी वही था जो कि राजपूत जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनके सिर काटकर उनकी मीनार बनाकर ऊपर बैठता है और ये गाजी की उपाधि धारण करता है। ये था बाबर और महाराणा सांगा। अब प्रश्न ये बनता है कि बाबर से जो खानवा का युद्ध हुआ तो सांगा के पराजय के क्या कारण रहते हैं। देखो, सामान्य कारण मैं आपको बताता हूं, आप वैसे नोट कर लेना, ये छोटे हैं शायद नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जूम करके देख लेना। पहला पॉइंट है परंपरागत हथियारों का प्रयोग। तो सांगा की सेना तो परंपरागत हथियार प्रयोग में ला रही थी, बाबर के पास तोफ खाने थे तो तोफ खाने के सामने वो टिक नहीं पाए। फिर है बयाना के बाद बाबर को तैयारी का मौका देना। तो बयाना के युद्ध में जब बाबर की सेना हार चुकी थी तो सांगा ने उस सेना का पीछा नहीं किया और निश्चिंत होकर ये बैठ गया। तो बाबर ने युद्ध की तैयारी जारी रखी और फिर आ डटा खानवा के युद्ध में। तो बाबर बयाना के युद्ध के बाद बाबर को तैयारी का मौका देना, ये भी उसकी पराजय का एक कारण रहता है। फिर मैंने अभी बताया महाराणा सांगा खुद हाथी पर सवार होकर जाता है, तो ये भी हाथी पर सवार होना भी उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। फिर है एकता व सामंजस्य की भावना का अभाव। राजपूत सैनिकों में एकता की भावना का अभाव था। चाहे पाती पर्वन एक प्रथा है, जब एक महाराजा सभी अपने अधिकार क्षेत्र या आसपास के राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजता है युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए, तो वो पाती पर्वन एक प्रथा होती है। महाराणा सांगा अंतिम ऐसा हिंदू राजा था जिसके अपने छत्र छाया में इतने राजा एकत्रित होकर बाबर से लड़ने जाते हैं, लेकिन उन राजाओं की ना आपसी मनमुटाव कहीं ना कहीं और खुद के स्वार्थ थे, तो एकता की भावना का अभाव था। पराजय के कारण क्या रहते हैं, परंपरागत हथियारों का प्रयोग, उसके पास तोप खाना था, जैसे ही तोप का गोला आया हाथी पीछे हटे और अपनी सेना के सैनिकों को वो वहां उनमें अथल पथल मच गया।
तो ये बयाना के बाद युद्ध की तैयारी का मौका देना, फिर हाथी पर सवार होना और एकता का अभाव, ये रहते हैं उसकी पराजय के कारण। अब देखो बात ये आती है कि अगर सांगा का आपको मूल्यांकन करना हो, सांगा जो था बड़ा ही विद्वान था, ये कहे वीर था। दूसरी बात, उसमें दूरदर्शिता का बहुत अभाव पाया जाता है। कैसे? वो क्या करता है, मालवा के शासक को जब गिरफ्तार कर लेता है 3 माह कैद रखने के बाद में उसको मुक्त कर देता है और उसका राज्य क्षेत्र उसको वापस लौटा देता है, जो कि दया की एक दृष्टिकोण से तो मान सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजा के लिए ये अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि शत्रु तो शत्रु है। और वही शासक बाद में इसका युद्ध क्षेत्र, उसके बाद इसको वो तंगी तो करता है, परेशानी तो करता है मालवा का राजा। तो ये उसमें दूरदर्शिता का भी अभाव है। हालांकि काफी वीर है, योग्य राजा है, लेकिन उसमें दूरदर्शिता का अभाव आप देख सकते हैं। तो महाराणा सांगा के संदर्भ में ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है। अब देखो किस किस से उसका मुकाबला हमें देखने को मिलता है। ये आप मान लो, अगर हम भारत का नक्शा बना लेते हैं, चलो छोटा सा छोटी भारत बना लिया, ये अब यहां है बाबर, सांगा। सांगा की जो विजय है, एक तो इसके पड़ोस में गुजरात पड़ता है और इधर पड़ता है मालवा, इधर पड़ता है दिल्ली सल्तनत। बस ये हमने देखना है। गुजरात वाला देखना है 1515 में जो मैटर शुरू होता है। फिर ये दिल्ली सल्तनत के साथ 1517 और 18 दो युद्ध है, हातोली और बाड़ी। मालवा के साथ 1519 एक ही युद्ध है, गागरोन का। 1516 छोड़ दो, 1718 में दिल्ली सल्तनत के साथ और 19 में मालवा के साथ। तो मालवा के साथ गागरोन, दिल्ली सल्तनत के साथ हातोली और बाड़ी, बाबर के साथ दो युद्ध, कौन कौन से, खानवा और बयाना। तो इनसे एक बात बता दूं, इस मैटर से बड़ा प्रश्न भी आएगा, 2-3 नंबर का, 4 नंबर का जो भी, और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, ये सब मैटर आपको मिलेगा। तो इसको अच्छे से आपने क्या है, तैयार कर लेना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हिंदूपत सांगा की उपाधि है और हिंदू सूत्रताड़ कुंभा की। अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ इसे साझा करें और अपने अपने टीचर्स को कहें कि इन वीडियो के हिसाब से आपके टेस्ट लेते रहें। निरंतर मैं आपको वीडियो देता रहूंगा, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, जल्दी सूचना दे दूंगा। और दूसरी बात, वीडियो में जैसा जैसा है वैसा वैसा अगर आप पढ़ते रहे तो मेरा एक टारगेट है 90+ का, जो कि जैसा कहूं वैसा करते रहो। हिस्ट्री में 90+ बहुत ही आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और जल्दी कोशिश करता हूं कि राजनीति विज्ञान की क्लासेज भी लगाई जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।